नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे, आज जो आपका 28 जून को जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके फिजिक्स के पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, जो मैंने पेपर देखा है, फिजिक्स का पेपर बहुत ही आसान था। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो तो सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ रहे हैं या कोई थ्योरी के सवाल है या न्यूमेरिकल आ रहा तो भी सीधा सीधा फॉर्मूला बेस ही न्यूमेरिकल है, यानी पेपर बहुत ही आसान था। तो इसका हम करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन वन बाई वन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मेरे पास पेपर उसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या गिवन है, लिखा हुआ है यहाँ पे, एक स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है। एक स्रोत 400 ये वाला क्वेश्चन है ना, आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन प्रेक्षक इसे 390 हर्ट्ज सुनता है, तो यह इस कारण है। तो देखिए, ये आपका डोप्लर प्रभाव का सवाल है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका सी, यानी प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू। हिंदी में बात करें तो बोला है गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है। सीधा गाउस नियम का फॉर्मूला क्या होता था, तो अपन जानते हैं, जो फाई नेट बराबर क्या होता था, ये फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधा सीधा गाउस के नियम का सवाल, तो इसका ऑप्शन ए ही सही रहेगा। क्लियर है? चलिए, सीधा गाउस का नियम का सवाल था, फॉर्मूला था गाउस के नियम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही कूलाम नियम का सवाल है वैसे देखा जाए तो सवाल नंबर 3 देखो क्या बोला है। इसने बोला है कि टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट ए डिस्टेंस आर exert a force F on each other. If the charges are half and distance between them is double, then the new force acting on each charge is। हिंदी में बात करते हैं, दो समान परिमाण के आवेश स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरे से F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल क्या होगा। देखिए, समझते हैं सर, इन्होंने बोला कि दो आवेश, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और नहीं बोल रखा ना, Q1 का मान इन्होंने दे रखा है ना, दो आवेश समान परिमाण बोला है, इन दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। यानी दो आवेश मान लीजिए, एक आप मान लीजिए Q, एक आप क्या मान लीजिए Q, और दोनों के बीच डिस्टेंस क्या मान लीजिए आप R दे रखी R। तो इस टाइम जो फोर्स का वो कूलाम नियम से F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से क्या आएगा, F बराबर K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर आएगा, R की घात 2 आएगी। अब क्या कर रहा है, देखिए, यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगुना, यानी ये करना चाह रहा है कि आवेशों को आधा कर दे, यानी स्मॉल q बाई टू, और दूसरा भी q बाई टू कर दे, और दूरी को दुगुना कर दें 2r का वर्ग। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो ये बनेगा F बराबर के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पे बटा में 16 और आ जाएगा, और के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ के बराबर। तो ये जो नया बल इसको अपन एफ डैश बोले, तो एफ डैश की बोलेगी एफ बाई 16 आएगी। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 सीधा आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पूछा है। क्या बोला है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। नाभिक के बंधन ऊर्जा ई बी व द्रव्यमान से डेल एम के बीच संबंध होता है, तो सीधा फॉर्मूला होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा आपका, द्रव्यमान क्षति इंटू सी स्क्वायर, ई बी बराबर डेल एम सी स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ये भी सीधा फॉर्मूला ही है। जो अपन जानते हैं कि नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है, तो फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता था, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ से जो नाभिक की त्रिज्या होगी वो समानुपाती क्या होती है, ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो इसका ऑप्शन बी ही सही रहेगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ए रेक्टिफायर इज यूज टू, यानी जो हिंदी में इसको दिष्टकारी बोलते हैं। तो एक दिष्टकारी का क्या काम है, दिष्टकारी एसी को डीसी में चेंज करता है, सीधा सवाल है। जो आपका रेक्टिफायर है, दिष्टकारी क्या काम करते हैं अपन, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए, तो एसी को डीसी में परिवर्तित करना इसका काम होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान, मतलब बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल जैसा हम थ्योरी में पढ़ते हैं वैसे वो सीधे सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7, एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर इज, या कोणीय संवेग, इसको हिंदी बोले कोणीय संवेग, तो हम जानते हैं जे वेक्टर बराबर क्या होता था, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये आर क्रॉस पी इसका आंसर रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते, देखिए 1 मिनट थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सीधा सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है वैसे तो। किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो गोला होता है, गोले का इसके व्यास के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता था वो होता था I बराबर 2/5 mr² होता है वैसे। अब यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा के सापेक्ष पूछा नहीं अपने को, इसकी इस लाइन के सापेक्ष, ये मान लीजिए इसकी ये स्पर्श रेखा इसके सापेक्ष पूछा है, तो अपन यहाँ लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी समांतर एक्सों के परमेश। अब देखिए दूरी r हो जाएगी तो वो क्या होता था, I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस ma² होता था फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए I सेंटर ऑफ मास तो क्या हो गया 2/5 mr² हो जाता है, प्लस यहाँ से m और a की जगह r आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये 2/5 mr² प्लस mr² आ जाएगा 7/5 mr², इसका आंसर रहेगा। यानी अपन यहाँ पे समांतर एक्स और परिमेय काम में लेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा 7/5 mr²। क्लियर। उसके बाद देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा। देखिए क्या बोला है, निम्न में से किस, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अकर्स, यानी किसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो ये होती है आपकी नाभिकीय भट्ठी में, जिसको अपन न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन सी ही सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला है, इन द ब्रेकडाउन रीजन ए जेनर डायोड बिहेव लाइक्स, यानी भंजन क्षेत्र में एक जेनर डायोड का काम व्यवहार होता है। देखिए जेनर डायोड का काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना, वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टता को नियंत्रित करना। तो ये नियत वोल्टा स्रोत, यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ। सीधा थ्योरेटिकल सवाल आपको थ्योरी में याद होना चाहिए था। उसके बाद देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बोला हुआ है, दो द्रव ए व बी इस प्रकार है कि बी से ए का पर्श तनाव आधा व घनत्व दुगुना। एक बार सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है लेकिन है आसान। यदि द्रव ए केशिका नली में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो समान केशिका नली में द्रव बी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है ऊंचाई का, H बराबर, एक मिनट, H बराबर फॉर्मूला होता है 2t कोस थीटा बटे रो जी आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए अपन अगर ए के लिए अप्लाई करें तो अपन बोलते हैं ए की हाइट, तो यहाँ एच ए काम में ले लो, ए के लिए हाइट ऊंचाई एच मान लो, और टी यहाँ पे होता है पर्श तनाव सरफेस टेंशन, तो इसके ए के लिए आप ए यूज कर लो, और इसका घनत्व आप क्या यूज कर लो, एक मिनट वेरी सॉरी मेरा, देखिए यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा, फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर 2t कोस थीटा बटे रो जी आर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को लगाना एक बार ए के लिए, एक बार लगाना बी के लिए। तो एच ए के लिए आप ऐसा करोगे, एच ए यहाँ पे टी ले लो पर्श तनाव ए का, और जी और आर तो नियत रहेगा भाई, के सी का मतलब जो आपकी के सी का नली वो वही रहने वाली, उसकी त्रिज्या सेम रहेगी, ये दोनों सेम रहेगा। और यहाँ घनत्व ले लो रो के, मतलब ए के लिए ले लो ए का घनत्व। अब जब क्या देखो बी के लिए करोगे एच बी, तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी और यहाँ बी आ जाएगा। तो जब अपन एच ए बाई एच बी करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मतलब एच ए बाई एच बी करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। इसका जो आंसर आप मतलब एच ए बाई एच बी करेंगे, तो सोल्व करने के बाद एच ए बाई एच बी आप डिवाइड लगा लो, आपको मिल जाएगा। एच ए बाई एच बी करोगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, नीचे समझ पा रहे हो ना भाई, आप इसको लिखोगे एच बी बराबर 2TB कोस थीटा बटे रो बी जी आर। सोल्व करोगे तो आपको देखो मिल जाएगा टी ए, ये नीचे मिलेगा आपको टी ए बटा रो ए आ जाएगा। ठीक है, टी ए बाई रो ए, और वो आप वो नीचे होगा टी बी बाई रो, टी बी बटे में टी बी बटे में रो बी रहेगा। अब आप सारी वैल्यूज रख के सोल्व करोगे, हमें इसे लिखा नहीं जा रहा है, तो सारी वैल्यू आप सोल्व करोगे लिख के, इसमें सारी वैल्यूज जैसा बोल रहा है। ठीक है, तो सोल्व करने पर आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा। 8 सेंटीमीटर को मीटर में आप चेंज करोगे तो वो हो जाएगा 0.08 मीटर। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद सोल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। जब बोला ना कि बी से ए का पर्श तनाव आधा है, यानी जो टी ए बोला है ये बी से, यानी टी ए का मान टी बी बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर लेना, फिर सोल्व करना। और बोला है कि यदि और क्या पर्श तनाव आधा व घनत्व दुगुना है बी से, यानी जो घनत्व है रो ए है वो 2 रो बी है, यानी घनत्व इसका दुगुना है। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करके सोल्व करो तो आपका आंसर
8 सेंटीमीटर का मिलेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, यंग के देवीसिल्ड प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा। तो एक फॉर्मूला होता है फ्रिंज चौड़ाई का, क्या होता है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अभी स्मॉल डी तो होती है मतलब दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है, कैपिटल डी होता है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, और लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। जो तरंग दैर्ध्य जो आपकी फ्रिंज चौड़ाई बीटा होती है वो समानुपाती किसकी होती है, लैम्डा के। किसकी होती है, लैम्डा की। अब देखिए होता क्या है, विबग्योर से, वी आई, एक मिनट से मैं क्लियर कर रहा हूँ, विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर। विबग्योर में अगर अपन इधर से इधर जाते हैं तो लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। तो सबसे कम लैम्डा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, वॉयलेट की, बैंगनी की। जिसके लिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बैंगनी। क्या आएगा, इसका ऑप्शन सी इज सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बोला है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच कोण जो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ये ध्रुवण का सवाल है तो 90 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का सवाल है। माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में अपन उत्तल लेंस काम में लेते हैं। तो वहाँ क्या होगा, सीधे क्या बोला है, सवाल पढ़ लेते पहले एक बार। एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है तो उसे दिखाई देगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कहाँ रखते हैं अपन, मतलब उसके F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो ये होगा सीधा आभासी, सीधा होगा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर विल बी, यानी दोलक की कुल ऊर्जा होगी। तो दोलक की कुल ऊर्जा जो फॉर्मूला होता है वैसे हाफ, मैंने देखो यहाँ पे किया हुआ है, हाफ के स्क्वायर। क्या होता है, इसकी कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला और होता है ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के बाई एम। देखो इस पेपर में लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम। तो के की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ ओमेगा नोट। तो आप के की जगह ओमेगा एम ओमेगा नोट कर रख लो, सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो दोलक की कुल ऊर्जा होगी हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक मिनट, क्या बोला देखिए, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा। देखिए फॉर्मूला होता है ये आवर्तकाल का, टी बराबर 2π√L/g फॉर्मूला होता है। अब देखिए जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो द्रव्यमान के अंदर ऊपर खिसक जाएगा, यानी उसकी जो प्रभावी लंबाई है, लंबाई का मान कम हो जाएगा। और लंबाई का मान कम होगा तो टी, देखो टी है वो लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती। अगर लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल घटेगा। आवर्तकाल क्या होगा, यानी अगर पहले वो एक चक्कर 4 सेकंड में पूरा कर रहा था तो अब वो 2 सेकंड में ही पूरा कर लेगा, यानी आवर्तकाल घट जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी एक तरह से। तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये आपका पूछा है कलांतर। तो यहाँ देखिए गिवन क्या आपको बोला हुआ है कि क्या बोला है कि दो सरल आवर्त गति नियमन समीकरणों द्वारा दर्शाई गई। पहले का आपको विस्थापन समीकरण दिया, y1 बराबर ये दे रखा है और y2 बराबर ये दे रखा है। देखो आप क्या करोगे, पहले इसको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, बाकी है सवाल आसान। पहले आप वेग निकालोगे, तो वेग होता है dy/dt, यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। तो आप v1 निकाले ना, v2 निकालना, सोल्व करोगे। अब उसके बाद देखिए कलांतर निकालना है। तो कला क्या होती है, जो भी साइन और कोस के आगे लिखा होता है वो कला होती है, ये ध्यान रखना। साइन और कोस के आगे जो लिखा होता है क्या होती है, कला होती है। लेकिन ध्यान ये रखना, आप इसको मैं पूरा सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप दोनों का आप वेग निकालने के बाद दोनों के कला, यानी इसमें से घटाओगे वेग निकालने के बाद। लेकिन ध्यान रखना दोनों समीकरणों में जो त्रिकोणमिति अनुपात है, या तो साइन करना है कोस करना, जब सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -π/6 मिलेगा, -π/6 आंसर आपको मिलेगा। आई होप आप कर लोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम करके। इसका आंसर आएगा -π/6। कला मैंने आपको बता दिया, साइन और कोस के आगे जो भी लिखा हो तो कला, लेकिन ध्यान रहे त्रिकोणमिति अनुपात स्वयं कर लेना आपको। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये सीधा सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, तो आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो अपन जानते हैं निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इसको इतनी ऊर्जा बाहर से दे देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो कितनी चाहिए, प्लस के अंदर चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी
चाहिए, सीधा सवाल था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? तो देखिए लाइमन श्रेणी होती है पराबैंगनी क्षेत्र में। किसमें होती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। और बामर होती है दर्शे में और पराबैंगनी में। बाकी जितनी भी जो लाइमन के बाद जैसे बामर है, फिर ब्रैकेट फुंड वगैरह जो सारी होती है वो होती है आपकी अवरक क्षेत्र में होती है। मैंने आपको यहाँ से और बताया, जो लाइमन के बाद लाइमन, बामर, उसके बाद पासन, ब्रैकेट फुंड वगैरह वो सारी आती है अवरक क्षेत्र में, इंफ्रारेड रेज में, इंफ्रारेड उसमें आती है, रीजन के अंदर आती है, क्षेत्र के अंदर आती है। तो जो लाइमन श्रेणी किस में आती है? पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आदर्श गैस की में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होगी, तो ये सीधा होता है पी बाई रो। आप देखिए पी बाई रो, जहाँ पे पी प्रेशर दाब है और रो घनत्व डेंसिटी है। इसको आप देखिए इसे मात्रक विमा से भी चेक कर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ देखो जैसा यहाँ पे कर रखा है, इसको आप इससे भी मात्रक से भी चेक कर सकते हो। तो इसका पी बाई रो आंसर रहेगा ऑप्शन, सीधा फॉर्मूला में याद होना चाहिए, सीधा फॉर्मूला आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्या है? निम्न में से कौन सी तरंगे ऊर्जा का संचरण नहीं करती? सीधा थ्योरेटिकल सवाल याद होना चाहिए। जो आपकी स्टैंडिंग वेव्स है, जिसको स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं, अप्रगामी तरंगे, स्टेशनरी वेव्स, वो एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं करती है, ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हुआ यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। तो ये 22 आपका बिल्कुल कार्नोट साइकिल का सवाल है, कार्नो इंजन का सवाल है। तो देखिए आप बोला है कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत का तापमान दे रखा है आपको, देखो T2 दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो T2 का मान दे रखा है, सॉरी कार्नो इंजन ऊष्मा स्रोत का तापमान T1 का मान दिया 327, इसको चेंज करना है केल्विन में। कैसे करोगे? इसमें 277 ऐड करके, तो T1 मिल जाएगा 600 केल्विन। उसके बाद देखिए सिंक का तापमान T2 क्या दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस, को चेंज किस में करना है? केल्विन में। तो आप इसके में जोड़ोगे 277 तो आएगा 300 केल्विन। अब उसके बाद एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कोई टफ सवाल नहीं था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एक अच्छा सवाल, अच्छा क्या याद होते हैं? याद होते हैं द पीटी रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात अपन करने वाले हैं। द पीटी रिलेशन फॉर एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज गिवन बाई, तो ये होता है P1 P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज यहाँ पे बताता हूँ कैसे आता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जो रुदोसम प्रक्रम होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, उसका जो अवस्था समीकरण स्टेट इक्वेशन होता है PV की पावर गामा बराबर क्या होता है? अब देखिए अपन जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT को अपन यूज करते हैं। इसको अपन चाहे तो T और V में भी चेंज कर सकते हैं और P और V में भी चेंज कर सकते हैं। अपने को यहाँ पे चाहिए PT में, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से V बराबर nRT बाई P यहाँ रख के सोल्व करेंगे। N और R नियत है, इनको हम भूल जाएंगे। ये जो वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे और सोल्व करेंगे तो आएगा P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। अब देखो आपको सारे बताता हूँ यहाँ पे। देखो P रुदोसम प्रक्रम के लिए P और V में रेस होता है दाब और आयतन में होता है PV की पावर गामा बराबर क्या होता है? जहाँ गामा होता है CP बाई CV, विशिष्ट जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक CP बाई CV होता है, जहाँ पे CP होती है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और CV होती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। और इसी को अगर अपन T और V में देखो, ये आता है T और में तापमान और आयतन में TV की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या आता है? मान लो कल आपसे पूछ लिया जाए, T और V में पूछ ले। और दाब वाला मतलब P और T में, प्रेशर और टेम्परेचर में आएगा P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा, P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्थिरांक ये रहेगा। ओके, तो ये था बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल, याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 भी थ्योरेटिकल देखो क्या बोला है। द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। तो देखिए किरचॉफ का जो पहला नियम वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा आवेश, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के ऊपर ये रहेगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल। ये एक तरह से देखा जाए तो विभव मापी के जो अपने अनुप्रयोग होते हैं उसका सवाल है, 12th का अपना एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर का सवाल है। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका सवाल है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ देखा है अपन। 1 वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप, यहाँ पे जो सेल है
जिसका आपको विद्युत वाहक बल दिया है, ई की वैल्यू दे रखी है, 1 मिनट, ई की वैल्यू गिवन है 1 वोल्ट। हालांकि इससे कोई मतलब मेरे को है नहीं, सीधा फॉर्मूला होता है। देखिए शून्य वेग से मिलता है 55 सेंटीमीटर पे, यानी आपको L1 का मान गिवन है 55 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है और इसके साथ 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर, देखो यहाँ पे अगर 10 ओम प्रतिरोध जोड़ दें, आर का मान दे दिया आपको, कैपिटल आर का मान क्या दे रखा है, 10 ओम दिया। जब 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो जो विक्षेप वो कहाँ आता है, 50 सेंटीमीटर पर आता है। तो सेल का आप बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो फॉर्मूला होता है देखिए आर बराबर L1 माइनस L2 बाई L2। अब ये मान यहाँ रखोगे देखो, तो सोल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 1 ओम आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ सोल्व भी किया हुआ पहले से ही। ओके, समझ में आ गया। तो सीधा फॉर्मूला से बेस्ड सवाल था, विभव मापी के अनुप्रयोग से। जैसे दो सेलों की तुलना करने का फॉर्मूला आता है E1 बाई, थोड़ा सा रिवाइज आपको, E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2 आता है। ऐसे ये हो गया दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने का। मान लो हो सकता है कल आपको L1 दे दे, L2 दे दे, एक का विद्युत वाहक बल E1 का मान पूछ ले, इनमें से कोई भी 3 देके आपको एक पूछ सकता है। इससे मिलता जुलता सवाल। चलिए आगे बात करते हैं। किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो। तो ज्ञात करो जब 4 ओम प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखो ये 4 ओम, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तब क्या होगा। देखिए हमने सोल्व कर दिया, मैंने सोल्व किया है भाई मैंने ही लिख दिया था थोड़ी देर पहले यहाँ पे। तो देखो क्या इसको सोल्व, देखो यहाँ पे लूप बनाओगे, इसमें क्या चूज करते भाई, ये दूसरा नियम है अपने सिग्मा। 1 मिनट, जो अगर पूरा मैं डिटेल से बात करूँ, मैं फिजिक्स का टीचर तो पूरी बात कर सकता हूँ। देखिए तो सिग्मा डेल भी बराबर 0 लगा के सोल्व करोगे तो आप एक लूप देखो ये बना लेना, एक लूप ये, तो यहाँ से पहला समीकरण देखो बनेगा ये वाला, यहाँ से आई मिल जाएगा। देखिए इसमें करंट नहीं जाएगा 4 ओम में, और यहाँ से दूसरा इक्वेशन है वो बनेगा ये वाला। जब दोनों का आप सोल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, इसको सोल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट होने के बाद 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा 2 ओम इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका सवाल, बिल्कुल किरचॉफ का, थोड़ा सा न्यूमेरिकल था लेकिन टफ नहीं था। अगर आपने 12th में न्यूमेरिकल किए हैं तो 12th के था ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला है, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो देखिए एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH/2 होता है, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, तीसरी कक्षा, तो n का मान 3 रखिए तो आएगा 3H/2 इसका आंसर रहेगा। ओके, इन इसका 27 का डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्या बोला हुआ है ऑप्शन, उसके बाद 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में। तो देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक परस्पर, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, एक हल्का नाभिक 2 या 2 से अधिक भारी नाभिकों में टूटता है, मोस्टली 2 में टूटता है वैसे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 सीधा सवाल है, कई बार नीट वगैरह में पूछा गया सीधा, कई बार जेई में पूछा हुआ सवाल है, जेई मैन यही ट्रिपल जो होती थी वहाँ भी। क्या बोला देखिए सवाल नंबर 29, दो आवेशों प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा गया, ये तीनों आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि। ऐसा क्या बोलते हो, ये बोल रहा है कि दो आवेश हैं, एक आवेश मान लीजिए दो क्यू और इनके बीच में स्मॉल क्यू रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर मान लेते हैं अपन, आर नहीं थे तो आप आर मान लीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगी r/2 और ये हो जाएगी r/2। अब ये निकाय देखिए, अगर ये पूरा निकाय बैलेंस है तो क्या करोगे, किसी भी एक पर लगने वाला नेट बल कितना क्या, 0 होना चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं जो ये आवेश इस पर जितना बल इधर लगा रहा है उतना ये इधर भी लगाना चाहिए, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तो माइनस होना चाहिए। और इसको अपन सोल्व करेंगे, जो सोल्व करेंगे KQ²/R² बराबर करेंगे KQ/R/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको Q की वैल्यू मिलेगी Q/4, लेकिन नेचर क्या रहेगी, माइनस का Q/4 रहेगा। ओके, इसका आंसर होगा माइनस का Q/4। सीधा सवाल आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड सवाल है, नीट वगैरह में कई बार पूछा, जेई में कई बार पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मीटर ब्रिज का सवाल है। तो मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु शून्य सिरे से L सेंटीमीटर की, 1 मिनट, L सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध का मान, तो ये आता है अज्ञात प्रतिरोध, जहाँ x से दिखा रखा है वो आता है
100 माइनस एल बटे एल इंटू आर आता है, पी बाई क्यू बराबर अपना आर बाई एस लगा पूरा सोल्व करते हैं। तो ये थे फिजिक्स के कुछ 30 सवाल। तो बिल्कुल ही आसान सवाल, कोई भी सवाल टफ नहीं था। और बाकी आपका सारा पेपर, ये पेपर की पीडीएफ, जो पेपर की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं कंप्लीट पेपर का वीडियो सोल्यूशन डालूंगा, जैसे अपने बायो टीचर्स उनसे मिलके उनसे आंसर लगवा के, ऐसे यहाँ केमिस्ट्री टीचर से मिलके। चलिए ठीक, थोड़ी बहुत बायो केमिस्ट्री अपने को थोड़ा सा उसमें हाथ अपना ढिलाइए। तो ये था आपका 11 का आपका 28 जून का पेपर। ओके ओके, धन्यवाद।